चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोस्तों, संत कबीरदास की ये पंक्तियाँ हमारे जीवन में गुरु के महत्व की व्याख्या करती हैं। जिस तरह हमारे माता पिता की जगह इस जहां में सबसे अलग होती है, लेकिन जीवन जीने का असली तरीका हम गुरु के संरक्षण में ही सीखते हैं। हमारी संस्कृति में भी हमेशा से ही गुरु को भगवान से ऊंचा स्थान दिया गया है, लेकिन गुरु शब्द सुनते ही हम अक्सर अपने स्कूल या कॉलेज टीचर्स के बारे में सोचने लगते हैं, पर ये पूरा सच नहीं होता है। हमारे लिए हर वो इंसान गुरु समान होता है जो आगे बढ़ने में हमारा मार्गदर्शन करे, हमारा साथ दे। हमारे सफल जीवन की नींव बिना शिक्षक या गुरु के संभव नहीं है। विश्व के कई देश जीवन में शिक्षक की आवश्यकता को समझते हुए टीचर्स डे मनाते हैं। भारत में इस दिन को देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और इसीलिए आज सभी देशवासी अपने अपने गुरुओं को याद करते हुए उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन की पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने ज्ञान के लिए पहचाने जाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन किसी भी पद पर रहे हों, लेकिन ताउम्र वो एक अच्छे शिक्षक बने रहे, और शिक्षकों के प्रति उनकी भावना का सम्मान करते हुए ही देश हर साल उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राधाकृष्णन के बेहद ही करीबी मित्र थे। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने कई रूपों में देश की सेवा की, लेकिन इस महान शिक्षक से हमने बहुत कुछ सीखा। ये हमारा सौभाग्य है कि एक राष्ट्रपति के रूप में हमें एक महान शिक्षाविद के साथ साथ महान इंसान, महान दार्शनिक भी मिला है, और उनके यही गुण हमें उनका आदर और सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 1949 में जब हम सब एक नए देश का निर्माण कर रहे थे, तभी जन्म हुआ था एक नए लोकतंत्र का। देश के कई विद्वान लोग संसद में बैठकर भारत के भाग्योदय का सही तरीका तलाश रहे थे। तभी उनमें से एक ने देश में हर किसी को जीने के एक समान अधिकार देने की बात की, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, और इस विचार के जन्मदाता को भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक देश के दूसरे राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित रहे। उन्होंने हमेशा ही पूरब और पश्चिम देशों के बीच एक ब्रिज का काम किया। इनका जन्म आज ही के दिन तमिलनाडु के तिरुतनी गांव के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने 40 वर्ष एक शिक्षक के तौर पर व्यतीत किए थे। इनके लिए दर्शन यानी फिलॉसफी जीवन को समझने का एक तरीका थी, और इसी भारतीय दर्शन में उनकी पकड़ ही कल्चरल थेरेपी की वजह बनी। भारतीय संस्कृति को विदेशी भाषा में तब्दील करके इन्होंने भारत की महानता हर किसी तक पहुंचाने की सफल कोशिश की। इनका एक लेख इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 14वें संस्करण में भी प्रकाशित हुआ था। राधाकृष्णन जी मात्र 20 साल की उम्र में ही मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के फिलॉसफी डिपार्टमेंट में सहायक प्रोफेसर पद के लिए चुने गए। धर्मशास्त्र पर इनके ज्ञान को देखते हुए ही शिकागो विश्वविद्यालय ने कंपैरेटिव फिलॉसफी पर भाषण देने के लिए इन्हें आमंत्रित किया था। उन्हें कई भारतीय विश्वविद्यालयों के अलावा कोलंबो व लंदन विश्वविद्यालय ने भी मानद उपाधि से सम्मानित किया था। पेरिस में इन्हें यूनेस्को कार्य समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। सन 1949 से 1952 तक डॉक्टर राधाकृष्णन रूस की राजधानी मॉस्को में भारत के राजदूत पद पर भी रहे, जिसके बाद 1952 में ये देश के पहले उपराष्ट्रपति बने।
10 सालों तक राज्यसभा की कमान जिस तरह इन्होंने संभाली वो आज तक कोई भी नहीं कर सका है। We have to build a world without arms, a world of peace, a fellowship of nations. It can only be on the basis of the three fundamental principles of political freedom for all, economic opportunity for all, and creative freedom for all. Nations are here to help one another. It is selfishness, it is indolence, it is inertia, it's a perverse fastidiousness that makes nations look upon themselves as closed entities. Such a kind of perverse chauvinistic nationalism which makes us look upon our neighbors as aliens to us has no justification. Nothing human is alien. We must make the world safe for diversity, for peace, for cultural cooperation, and for international understanding. Our two nations are committed to the great task of building a world order based on the concept of law and the principle of justice. We are convinced that these principles will prevail and the world will enter into a new stage of peaceful cooperation. Thank you. डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। स्कॉटलैंड के एडिनबरा विश्वविद्यालय के भाषण में इन्होंने देशों की नीतियों का आधार विश्व में शांति की स्थापना को ही बताया था। दर्शन जैसे कठिन माने जाने वाले विषय को उन्होंने अपनी शैली से बेहद ही सरल, रोचक और प्रिय बना दिया था। 1915 में महात्मा गांधी से अपनी मुलाकात के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्वाधीनता से जुड़े कई लेख लिखे थे। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक अतिथि के रूप में हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। उनसे पहले विश्व का कोई भी व्यक्ति इस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में नहीं गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन की एकता के संदेश और संपूर्ण विश्व में बंधुत्व की भावना को देखते हुए ही 1961 में इन्हें जर्मनी के पुस्तक प्रकाशन ने विश्व शांति पुरस्कार से नवाजा था। देश ने भी इनकी असीम सेवाओं के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया। 1933 से लगातार अगले 5 सालों तक डॉक्टर राधाकृष्णन को साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जाता रहा, लेकिन कुछ कारणों के चलते ये सम्मान उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। डॉक्टर राधाकृष्णन को 100 से भी ज्यादा ऑनररी डिग्रीज और 10 डॉक्टरल डिग्रीज से अलंकृत किया गया था। वो ताउम्र एक साधारण इंसान के रूप में रहे और साधारण भोजन किया। एक बेहतरीन लेखक के तौर पर इन्होंने 150 से भी अधिक रचनाएं लिखी थीं। 1975 में डॉक्टर राधाकृष्णन को टेम्पल्टन पुरस्कार से नवाजा गया था। ये पुरस्कार धर्म के क्षेत्र में विकास के लिए दिया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन पहले गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। इसी वर्ष 17 अप्रैल को उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। देश में उनका खालीपन शायद आज भी महसूस किया जाता है, लेकिन उनके विचारों ने हमेशा ही हमें आगे बढ़ने और एक शिक्षित समाज बनाने की प्रेरणा दी। आज इस महान शिक्षक और देश निर्माता को हम सभी की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि। दोस्तों, अगर हम बात करें देश की आजादी के लिए शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन की, तो हम में से ज्यादातर लोग महात्मा गांधी का नाम याद करते हैं। ये बात सही है कि गांधी जी ने इस आंदोलन को एक बड़े स्तर पर शुरू किया था, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी सी अलग है। दरअसल इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत गांधी जी से कुछ समय पहले तमिलनाडु से हुई थी और इसकी शुरुआत करने वाले थे V.O. चिदम्बरम पिल्लई। ये वही शख्स थे जिन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी के नाम से देश की पहली शिपिंग सर्विस की शुरुआत की थी। ये सर्विस टुटिकोरिन से कोलंबो के बीच शुरू की गई थी। V.O. चिदम्बरम का जन्म 5 सितंबर 1872 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में हुआ था। 1854 में लीडरशिप की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस वहीं के लोकल सब मजिस्ट्रेट कोर्ट में शुरू कर दी। 1905 में बंगाल राज्य का विभाजन किया गया
और इसी के साथ शुरुआत हुई विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाए जाने की। चिदम्बरम जी ने इस राजनीतिक आंदोलन में सीधे तौर पर हिस्सा लिया। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सैनिक दल को अपना पूरा सहयोग दिया। इसके बाद 1907 में चिदम्बरम जी ने सुब्रमण्या भारती के साथ सूरत कांग्रेस में भाग लिया। इस तरह वो पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने हाथ से बने स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी स्टोर्स की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने कई प्रमुख संस्थानों जैसे नेशनल गोडाउन, मद्रास एग्रो इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड और द देश अभिमान संगम की शुरुआत में भी प्रमुख भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से चिदम्बरम जी ने क्षेत्रीय लोगों को एकजुट किया और ब्रिटिश हुकूमत के सामने देश की पहली शिपिंग कंपनी की नींव रखी। उनके इस प्रयास के कारण ही उन्हें कप्पालोटिया तमिलन नाम भी दिया गया। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को 12 नवंबर 1906 में रजिस्टर किया गया। चिदम्बरम जी ने SS गालिया और SS लावो नाम के 2 स्टीम शिप्स खरीदे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रेगुलर शिपिंग सर्विस शुरू की। चिदम्बरम जी का हर प्रयास सरकार के खिलाफ भारतीय ताकत की पहचान बनता जा रहा था। ऐसे में ब्रिटिश सरकार का चुप रहना संभव नहीं था और इसीलिए 12 मार्च 1908 में चिदम्बरम जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने ये बात छिपा कर रखनी चाहिए, लेकिन अखबारों के जरिए अगली सुबह ही सबको उनकी गिरफ्तारी के बारे में पता चल गया। औरोबिंदो घोष ने अपने अखबार वंदे मातरम के जरिए उन्हें एक ऐसे राजनेता के रूप में पेश किया जो अपने लोगों के लिए जेल में रहना भी पसंद कर रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए देश के साथ साथ साउथ अफ्रीका से भी फंड जमा किया जाने लगा। भारती ने कई ऐसे साक्ष्य भी पेश किए जिनसे उनकी बेगुनाही साबित हो सकती थी, लेकिन फिर भी चिदम्बरम जी को कोयम्बटूर की सेंट्रल जेल में 9 जुलाई 1908 से 1 दिसंबर 1910 तक रखने के आदेश दिए गए, जिसके कुछ समय बाद ही कोर्ट ने उन्हें 40 वर्षों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। ये आदेश इस बात का गवाह था कि सरकार को भय था कि उनके बाहर आते ही कोई बड़ी क्रांति हो सकती है। किसी तरह कोर्ट ने उनकी सजा माफ कर दी और वो दिसंबर 1912 में बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही अनगिनत तादाद में लोगों ने इनका स्वागत किया, लेकिन अब तक परिस्थितियां काफी बदल गई थीं। चिदम्बरम जी को तिरुनेलवेली में रहने के लिए मना कर दिया गया, इसीलिए वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ चेन्नई आ गए। उनकी शिपिंग कंपनी भी बंद हो चुकी थी, जिस कारण अब इस परिवार के पास पैसे की कमी होने लगी और वो सही से जीवन भी व्यतीत नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान चिदम्बरम जी ने अपनी आत्मकथा पूरी कर ली, जिसकी शुरुआत इन्होंने जेल से ही की थी। अब लिखना ही उनके जीवन जीने का तरीका बन गया। उन्होंने तमिल में कई उपन्यासों की रचना की। 1920 में इन्होंने कोलकाता कांग्रेस में हिस्सा लिया और अपने प्रयासों व बलिदानों को सही तरीके से संचालित करने पर जोर दिया। इंडियन पोस्ट ने चिदम्बरम जी को स्वदेशी का सूत्रधार बताया है और उन्हें एक ऐसे शख्स के रूप में पेश किया है जैसे कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीने में ही सुखी रहता हो। 1936 में चिदम्बरम जी का शरीर इस दुनिया से जरूर रुखसत हो चला था, लेकिन उनकी प्रेरणा अब तक तेज हो चली थी और आजादी का राग पूरा देश अलापने लगा था। आज पूरे भारतवर्ष के साथ साथ हमारी टीम भी इस महान नेता को सच्ची श्रद्धांजलि दे रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन सिनेमा के उस हीरो की जो पर्दे पे न होकर भी उसकी सफलता का असली हकदार है। नेशनल अवार्ड से सम्मानित और एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड फिल्में बनाने वाले इस निर्माता निर्देशक का नाम सभी के लिए काफी जाना पहचाना है। ये शख्स कोई और नहीं, लॉस एंजलिस में हुए एकेडमी अवार्ड में शामिल होने वाले पहले भारतीय निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1952 में कश्मीर में हुआ था। फिल्मों के प्रति उनकी लगन बचपन से ही थी
कहते हैं विधु हर सप्ताह के अंत में 7 से 9 फिल्में जरूर देखा करते थे। वैसे उस वक्त खुद इन्हें भी नहीं पता था कि इंडियन सिनेमा में उनका नाम एक पहचान बनने वाला है। विधु शुरुआत से ही पढ़ने लिखने में काफी तेज हुआ करते थे। इनके पिता इन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत का कनेक्शन तो कहीं और हो रखा था। परिवार की आर्थिक हालत बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके विधु ने अपनी एजुकेशन स्कॉलरशिप के जरिए पूरी की। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में इन्होंने अपनी लाइफ के सबसे कम मार्क्स पाए थे, जिसके बाद परिवार ने फिल्मों में इनकी लगन को देखते हुए इनका साथ देना शुरू किया और इसके बाद इनका सफर शुरू हुआ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। यहाँ आने के बाद इनकी जिंदगी में बहुत से बदलाव आए। कॉलेज से निकलते ही इस यंग स्टूडेंट ने 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। इसका नाम था एन एनकाउंटर विद द फेसेस। इस फिल्म को 1979 के एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। ये फिल्म बेसहारा बच्चों की दुर्दशा पर बनाई गई थी। पर क्या आपको पता है दोस्तों कि इस अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए इनके पास टिकट के पैसे तक नहीं थे। इसीलिए उनकी ट्रिप को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर किया गया। इस फिल्म ने टेम्पियर इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्री जीता था। बतौर निर्माता निर्देशक विधु जी की पहली फिल्म थी मर्डर एट मंकी हिल, जिसके लिए इन्हें 1976 में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 1981 में फिल्म सजाए मौत के साथ विधु ने मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की और सभी को अपनी क्रिएटिविटी व अलग सोच का एहसास कराना भी शुरू कर दिया। विधु ने खामोशी, परिंदा, 1942 अ लव स्टोरी और मिशन कश्मीर जैसी कई सफल फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी फिल्मों ने क्रिटिकल और पॉपुलर सिनेमा के बीच का गैप कम करने में अहम भूमिका निभाई। बतौर निर्माता निर्देशक विधु ने फिल्मों में एक खास रणनीति को अपनाया है। उनका मानना है कि फिल्म बनाने से पहले उसकी सफलता के बारे में सोचकर हम फिल्म के साथ नाइंसाफी करते हैं। फिल्म बनाने के पहले और बाद तक हमें उसके कंटेंट और प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही करना एक निर्देशक की असली पहचान होती है। 2003 विधु के लिए काफी खास रहा, क्योंकि इस साल इन्होंने निर्देशन से हटकर निर्माता बनने की तरफ अपना कदम बढ़ाया। बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS। बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने वाली इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी द्वारा किया गया था। इस फिल्म की पॉपुलैरिटी के कारण ही फिल्म का स्क्रीन प्ले हॉलीवुड स्टूडियो फॉक्स ने खरीदा था। मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई, अरे MBBS। 2006 में एक बार फिर से लगे रहो मुन्ना भाई ने इंडियन सिनेमा को एक नया अनुभव करने का मौका दिया। फिल्म में दिखाई गई गांधीगिरी कई रैलियों की पहचान के रूप में भी नजर आई। विधु ने अपने टैलेंट को हर बार एक नए तरीके से पेश करने की कोशिश की। उनकी फिल्म परिणीता भी कुछ ऐसी ही थी। परिणीता ने एक बार फिर से विधु को पुरस्कारों के गलियारे में लाकर खड़ा कर दिया था। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्मों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर कई अवार्ड्स जीते। उनके प्रोडक्शन बैनर के तले बनी 3 इडियट्स ने पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिसों पर धूम मचाकर रख दी थी। आज रिजल्ट्स लगने वाले थे। डरे सहमे सब भगवान के साथ डील स्ट्राइक करने में लगे थे। प्रभु बस इलेक्ट्रॉनिक संभालने में नारियल फोड़ूंगा। नाग देवता मेरा फिजिक्स बचा लेना, रोज 1 लीटर दूध भिजवाऊंगा। हे गौ माता, बस पासिंग मार्क्स दिला देना। विधु की पहली मेन स्ट्रीम अंग्रेजी फिल्म ब्रोकन हॉर्सेस थी। उनके साथ काम करने वाले बहुत से प्रोफेशनल आज इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं और आने वाले समय में विधु के निर्देशन में बहुत से दूसरे महारथी भी सामने आ सकते हैं। विधु ने अपनी फिल्मों के माध्यम से हमेशा ही ये साबित किया है कि भारतीय सिनेमा में कुछ बदलाव करके इसे वर्ल्ड सिनेमा के टक्कर में खड़ा किया जाना मुश्किल नहीं है। मैं फिल्म मेकर हूँ। जितना सिनेमा आप हमारे बैनर में देखेंगे वो चले ना चले, लेकिन उसमें अटेम्प्ट होगा एक बहुत अच्छा, साफ सुथरा
और सही सिनेमा बनाने। विधु विनोद चोपड़ा की आने वाली सभी फिल्मों को गुड विशेस देते हुए बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की तरफ से उन्हें उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। Born to be remembered. Born to be remembered. वैसे दोस्तों, अगर फिल्मों में म्यूजिक ना हो तो शायद मजा फीका हो जाएगा। इसीलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि संगीत हमारे जीवन के हर पल में बसता है। आज यानी 5 सितंबर को म्यूजिक के एक ऐसे ही दीवाने का जन्मदिन है जिनकी कमी तो आज भी हमें खलती है, लेकिन उनका संगीत काफी हद तक इससे बाहर आने में मदद करता है। वैसे संगीत के इस परिंदे का नाता हमारे देश से भी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज ही के दिन जन्मे फ्रेडी मर्क्यूरी की, जिन्हें आज भी उनके गानों के लिए जाना जाता है। फ्रेडी को उनके माता पिता ने 1955 से 1963 तक पढ़ाई के लिए भारत भेज दिया था। इस तरह इनकी प्राइमरी व सेकेंडरी एजुकेशन भारत से हुई, लेकिन फिर 1964 में फ्रेडी और इनकी फैमिली इंग्लैंड आ गए और फिर अपनी ग्रेजुएशन इन्होंने इंग्लैंड से की। गायकी में इनका सफर कई उतार चढ़ावों का गवाह रहा था, लेकिन सफलता की परवाह किए बगैर फ्रेडी ताउम्र गाते रहे। बतौर सिंगर फ्रेडी के करियर की शुरुआत 1971 में क्वीन बैंड के साथ हुई। 1973 में इनका पहला एल्बम क्वीन नाम से ही रिलीज हुआ, लेकिन सफलता की सीढ़ियां फ्रेडी ने चढ़ी 1974 में आए एल्बम शेयर हार्ट अटैक से। इस एल्बम का किलर क्वीन गाना लोगों की जुबान पर इनके नाम को खींच लाया। Just like Marie Antoinette, building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of imitation, you can't take caviar, cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price. 1980 तक फ्रेडी ने यूएस में अपने पैर अच्छे से जमा लिए थे, लेकिन इसी साल रिलीज हुआ उनका एल्बम फ्लैश गॉर्डन कुछ खास कमाल नहीं कर पाया और उनकी अगली रिलीज भी फेल हो गई, जिसके चलते फ्रेडी ने 1983 में 1 साल का गैप लिया और फिर 1984 में द वर्क्स के साथ अपनी वापसी की, जिसने संगीत प्रेमियों को रेडियो गागा और आई वांट टू ब्रेक फ्री जैसे हिट गाने दिए। 1986 में क्वीन बैंड में उस वक्त सन्नाटा छा गया जब फ्रेडी ने अपने साथियों को अपनी बीमारी के बारे में बताया। उन्हें एड्स हो चुका था और जिंदगी ने उन्हें जीने के लिए बस कुछ ही दिनों का वक्त दिया था। इसीलिए फ्रेडी ने आखिरी पल तक गाने का फैसला लिया ताकि वो संगीत के सफर में खोकर अपने गम को कम कर सके। फ्रेडी को ओपेरा काफी पसंद था और इसीलिए लोगों के बीच इन्होंने ओपेरा की कई हिट परफॉर्मेंसेस भी दी। 1983 में दी गई उनकी ओपेरा परफॉर्मेंस बार्सिलोना को 1992 में हुए बार्सिलोना ओलंपिक्स का थीम सॉन्ग चुना गया। डेज ऑफ आवर लाइव्स क्लिप से उन्होंने जाते जाते हमें गुड बाय सॉन्ग दिया। इस फिल्म में आसानी से देखा जा सकता था कि वो बीमार हैं। फ्रेडी के जाने के बाद भी उनका म्यूजिक हमें उनकी याद में सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देता है। फ्रेडी के इस गुड बाय सॉन्ग के साथ बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की तरफ से उन्हें दिल से श्रद्धांजलि।
तो दोस्तों यहीं तक था आज का हमारा सफर। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बबीता जैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।